हमारा वादा था कि हम आज रात फिर मिलेंगे और बातचीत करेंगे खान पान को लेकर, जीवन शैली को लेकर कि आखिर क्या परिवर्तन अपने खान पान में हम लाएं, जीवन शैली में कैसे परिवर्तन हम लोग लाएं कि हम स्वस्थ रह सकें। क्योंकि हम तो सदैव बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब मोह माया। आपके पास बड़े बड़े बंगले हैं, बहुत सारा जमा पूंजी है, सोने चांदी जवाहरात सब भरे पड़े हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर सब बेकार लगते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें। और कल मैंने एक बात आपको बताई थी कि एज पर माई असेसमेंट 80% जो बीमारियां हैं वो हमारे गलत खान पान और गलत जीवन शैली के कारण है। 20% जो होती हैं वो एक्सीडेंटल, इन्फेक्शियस या जेनेटिक डिजीज होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि माना कि कुछ बीमारियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उनका पूरा मिलाकर के 20% हमारी बॉडी में कंट्रीब्यूशन है। हम 20% ऐसी बीमारियां जहां पे हमारा जोड़ नहीं चलता, 80% ऐसी बीमारियां जिनको हम अगर अपना खान पान ठीक रखें, अपनी जीवन शैली ठीक रखें तो हम टाल सकते हैं, हम उनसे बच सकते हैं। और खान पान को लेकर जब मैं बात करता हूं तो मैं सदैव बोलता हूं कि आज हम लोग खाने पीने के जो बेसिक नियम हैं उन्हें भी नहीं जानते। आज हमारा पूरा का पूरा जो एम्फेसिस रहता है, पूरा पूरा जोर जो रहता है वो रहता है कि किस तरह से हम अच्छी चीजें उपलब्ध करा दें, अच्छे खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा लें। लेकिन खाली अच्छे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो जाना ही आपके खान पान को ठीक नहीं करता। आपकी जो खाद्य सामग्री है उसकी क्वालिटी भी ठीक होनी चाहिए। नंबर 2, हमें यह भी जानना चाहिए कि हम किस क्वांटिटी में उसे खाएं। नंबर 3, फिर कॉम्बिनेशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी दो चीजें ऐसी हैं जो एक साथ खाई जा सकती हैं, कौन सी दो चीजें ऐसी हैं जो एक साथ नहीं खाई जा सकती। आज आप बड़े खुशी से मैंगो शेक पीते हैं, बनाना शेक पीते हैं, आप दही में नमक डाल करके खाते हैं, लेकिन आप जानते हैं नमक भी अच्छी चीज है, वो भी जरूरी है जीवन के लिए, दही भी बहुत अच्छी है, लेकिन दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल फायदे की चीज नहीं रहती। बनाना बहुत अच्छा है, मिल्क बहुत अच्छा है, लेकिन बनाना शेक अच्छा नहीं होता। लेकिन आज हर माँ अपने बच्चे को बनाना शेक पिला करके, मैंगो शेक पिला करके ये सोचते है कि मैं बहुत ताकत की चीज उसे दे रही हूं। अरे भाई, आज इतने सब वायलेशन करने के बाद भी हम इसलिए सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये शरीर जो है ये 400 वर्ष की आयु, मतलब ये मशीन 400 वर्ष कम से कम जीने के लिए भगवान ने बनाई है। हम वायलेशन कर करके, हम एक तरह से गलत काम करके आज हम इसको 65, 70, 75 साल तक भी नहीं खींच पाते, और वो भी तब दवाइयों के सहारे। अगर हम दवाई हटा लें अपने जीवन से तो मुझे लगता है कि आज 50-60 वर्ष जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन है उसके हमें नॉलेज नहीं है। फिर खाना खाने का समय दोनों तरह से, एक तो दिन में हम नाश्ता किस समय करें, लंच किस समय करें, रात्रि का भोजन डिनर किस समय हो, यह हमें ज्ञान नहीं है। फिर दूसरा, खाद्य सामग्री का भी खाने का समय होता है। कोई चीज दिन में अच्छी होती है, कोई चीज रात में अच्छी होती है। बड़ों को, वंस यू आर अडल्ट, आप वयस्क हो चुके, बड़े हो चुके, तो आपको रात्रि में दूध का सेवन करना चाहिए। किसी को भी रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग सुबह दूध पी करके नाश्ता हो गया चले जाते हैं, साथ में कुछ ले लिया, एक बॉइल्ड एग ले लिया, 2 बिस्कुट्स ले लिए, कुछ और ले लिया। हम सोचते हैं दूध ले लिया सुबह। दूध, बड़ों के लिए दूध पीने का समय रात्रि का है। दही रात्रि में किसी को भी नहीं खानी चाहिए। दधी अभिसंजनम आपको डायबिटिक पेशेंट बना देगी, आपको शुगर का पेशेंट बना देगी, आपको हार्ट का पेशेंट बना देगी, आपको जोड़ों का दर्द ले आएगी। अब बहुत सारे कुतर्क आते हैं हमारे पास कि साहब हमारा पहले तो बहुत दही खाया जाता था, गांव में तो दही चलती थी। अरे भाई, गांव में जाके पूछिए आपके बड़े कभी रात में भी दही खाते थे क्या? और कम से कम आज के परिवेश में जब हम लोग फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आज के टाइम पे 99% लोग जो है वो सुबह के समय ना घूमने जाते, ना योग करते, ना खेलते, ना साइकिलिंग करते, ना स्विमिंग करते, कुछ नहीं करते। 99% ऑफ पॉपुलेशन इन जनरल, दे आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, कुछ नहीं कर रहे हैं।
उनको तो दही खाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और दही खा रहे हैं और रात्रि में दही खा रहे हैं तो इंतजार कीजिए बस कब आपको जो है वो रिपोर्ट में शुगर बढ़ करके आएगी और आप यू विल बिकम ए डायबिटिक पेशेंट। दही बहुत चलता है भारत में, रोटी अनाज बहुत चलता है भारत में, चावल बहुत चलता है भारत में। भाई यूरोप में जाइए, वहां तो लोग सैलड खाते हैं, थोड़ा सा अपना कोई नॉन वेज साथ में ले लेते हैं, यही सब चलता है वहां पे। वहां प्रोटीन रिच डाइट खाई जाती है। लेकिन हम लोग के यहाँ अनाज खूब खाया जाता है, हम लोग के यहाँ दही खूब खाई जाती है। और जानते हैं ये दोनों चीजें ही हम गड़बड़ खा रहे हैं, इसलिए इंडिया इज गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। आपको जो नया अनाज होता है वो शुगर का पेशेंट बना देता है। रात में खाई गई दही तो बहुत ही बुरी, वैसे भी दही को तीसरा सबसे बड़ा कारण बतलाया गया है डायबिटीज की उत्पत्ति में। तो हमें ये सब जानना है कि क्या चीज, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी तरफ से बहुत अच्छी अच्छी साफ सुथरी ब्रांडेड चीजें खा रहे हो लेकिन फिर भी हम परेशान हैं कि क्यों हम कमजोर रहते हैं, क्यों हमारे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। तो ये हमें जानना है, हमें करेक्शंस करने, और इसमें आयुर्वेद माध्यम बनेगा। आयुर्वेद विश्व का एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो खाने पीने को लेके, जीवन शैली को लेके पूरे विस्तार के साथ, पूरे तर्क के साथ आपको ज्ञान देता है। तो आयुर्वेद को वापिस से अपनाना है, ना केवल आपको जन जन को बल्कि पूरे विश्व को स्वस्थ बनाना है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसमें माध्यम बनूं। आयुर्वेद के जो गूढ़ रहस्य हैं खाने पीने को लेकर के, जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, देखिए आयुर्वेद की रचना क्यों हुई, तो हमें हमारा पहला अध्याय में बतलाया गया है कि प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमम च, यानी कि आयुर्वेद की रचना का प्रयोजन यह था कि सबसे पहले स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण हो, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हो। वो किस तरह का खान पान खाए, किस तरह की जीवन शैली अपनाए। और खान पान को लेके आज सीजन का वेरिएशन लोगों को समझ में नहीं आता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी सीजन में खाई जानी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुछ सीजन में बिल्कुल नहीं खाई जानी चाहिए। अब आपको यहां पर थोड़ा छेड़ने के लिए बता रहा हूं, दही को 3 सीजन में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं, ये आचार्य चरक कह रहे हैं। आचार्य चरक को आप भगवान मान सकते हैं, उनको आप आप्त की श्रेणी में रख सकते हैं। आप्त मीन्स होता है कि आप्त वचन मतलब भगवान के वचन, जिसमें कहीं से कोई त्रुटि की संभावना ना हो। एक भी चीज आज तक चरक संहिता में लिखी हुई को कोई यूरोपियन, कोई अमेरिकन, कोई अफ्रीकन झूठा नहीं सिद्ध कर पाया है। यह हमारा गौरव है, हमारे शास्त्रों का, हमारे वेदों का। एक यहां पे उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं आयुर्वेद की। अगर हम लोग चर्चा करें, रोज चर्चा करें, तो इतना आनंदित हम लोग होंगे, इतना गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आयुर्वेद को लेकर के कि चरक में एक प्रकरण आया जिसमें छात्र आचार्य चरक से पूछता है कि एक व्यक्ति को कितना भोजन करना चाहिए। तो आचार्य चरक का जवाब है आपके अपने अग्नि बल के हिसाब से, आपका जितना अग्नि बल है उतना भोजन कीजिए। अब देखिए आज से 2000 साल पहले हो सकता है कि एक व्यक्ति 30 रोटी खाता हो, क्योंकि हमने अपने बाप दादा को 8-10 रोटी खाते हुए देखा है। हम 3-4 खाते हैं और हमारे बच्चे 1 रोटी खाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज से हजारों साल पूर्व दिया गया जवाब भी कितना सटीक है, कितना रेलिवेंट, और वो आगे भी रेलिवेंट रहने वाला है। यानी कि आपका कितना अग्नि बल है, कितनी रोटी को आप सही से पचा सकते हैं, वो एक व्यक्ति के आहार की मात्रा है। अगर चरक ये बोल देते हैं कि साहब 20 रोटी खाइए, तो आज हम कहते हैं चरक की बात गलत है। 20 रोटी कैसे खा सकता है कोई व्यक्ति? उन्होंने एक सूत्र दिया आचार्य चरक ने, देखिए बहुत अच्छा लगता है। बोलते हैं कि उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगो उत्सर्गो यथोचित लघुता अच्युत पिपासा च जीर्णारस्य लक्षणम। यानी कि आपको कैसे पता लगे कि हाँ आपका आहार, आपकी क्वालिटी ठीक है, आपकी क्वांटिटी ठीक है, आपके कॉम्बिनेशन ठीक है, आपका खाना खाने का टाइमिंग ठीक है, आपका खाना खाने का तरीका ठीक है। तो एक सूत्र आया है कि उद्गार शुद्धि, भोजन के बाद शुद्धि का उद्गार आए, खट्टे डकार ना आए, उद्गार शुद्धि। उत्साह हो, भोजन कर लिया, अब एनर्जी आ गई, चलो भाई काम बताओ, काम करते हैं।
वेगो सर्गो यथा उचित है। वेग, हमारे दो वेग जो हैं, मल का और मूत्र का वेग यथा उचित, बिल्कुल सही समय पे मल और मूत्र का त्याग आप करें। लघुता, शरीर में हल्कापन महसूस करें, कोई मोटा मोटा पेट लेके ना घूमे, ना शरीर में भारीपन लेके घूमे। लघुता, चुत पिपासा, चाहे समय पर भूख लगे, समय पे प्यास लगे, तो मतलब जीर्ण आहार से आपका क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉम्बिनेशन, टाइमिंग सब सही है। अगर आपको इसमें से कुछ भी विपरीत होता है, खाना खाने के बाद आपको खट्टी डकार आती है, आपको आलस आ जाता है, आप कहते हो नहीं अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़ी देर सोऊंगा, आपके शरीर में हमेशा भारीपन रहता है, आपको मल लाने के लिए रात में दुनिया भर के पाउडर और सिरप पीने पड़ते हैं, पेशाब को लेके आपको दिक्कत है, किसी को अधिक आ रहा है, किसी को कम आ रहा है, भूख इसलिए बस अब आपको मैडम पूछ रही है कि खाना खा लो भैया, खाना खा लो, खाना खा लो, कहते भूख नहीं है, वो कहते खाना खा लो भैया, अब मैं उसके बाद सो रही हूँ, अपना बना के खा ले, तो आप कहते चल अच्छा 2 रोटी खिला दे। भूख के लिए एकदम तड़प होनी चाहिए कि यार जल्दी से खाना खिलाओ, इतनी तेज अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। लेकिन आज 50% लोगों को ऐसा नहीं है, 50% लोगों को ऐसा नहीं है। तो और ये कहां गड़बड़ हो रहा है? ये गड़बड़ भी वैसे ही हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे ही अपना खान पान हमारी अपनी ही अग्नि को कहीं ना कहीं खराब कर रहा है। या तो हम जो अग्नि है जिसको हमको जला के रखना है, मैंने कल भी समझाया था आपको, उस अग्नि को जला के रखना पड़ेगा। उस अग्नि को जला के रखने के लिए उसमें फ्यूल डालना भी जरूरी है। तो हमें से कुछ लोग तो फास्टिंग करते रहते हैं, आज हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, आज हम कुछ नहीं खाएंगे, अब हमने वजन कम करना है, मैं बस एक मिल्क शेक पी के अपना पूरा दिन काटूंगी, प्रोटीन शेक पी के पूरा दिन काटूंगा जो भी कुछ। तो कैसे अग्नि प्रज्वलित रहेगी भाई, जब तक उसमें लकड़ी हल्की हल्की उसका फ्यूल ईंधन नहीं पड़ेगा। नंबर 2, कुछ लोग हैं वो ओवर ईटिंग कर रहे हैं, वो वैसा काम कर रहे हैं कि आग जल रही है आपके पास, भैया ठीक है लकड़ियां बहुत सारी हैं, आप ऊपर डाले जा रहे हैं, तो अग्नि और तेज नहीं होगी, अग्नि बुझ जाएगी, अग्नि मंद पड़ जाएगी। और तीसरे ऐसे लोग हैं जो गंदी लकड़ियां डाल रहे हैं, मतलब सड़ी भी डाल रहे हैं, भीगी भी डाल रहे हैं, कबाड़ डाल दे रहे हैं बीच में, तो क्या होगा? तो हमारी अग्नि डिस्टर्ब हो जाती है, और यही अग्नि डिस्टर्ब होने से हम बीमार पड़ जाते हैं। फिर से सुनिए, अग्नि ही सब कुछ है। वो कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ रहते हुए दीर्घ आयु की कामना करता है, हेल्दी रह के लॉन्ग लाइफ चाहता है, मजे करना चाहता है, जीवन के हर फेज को देखना चाहता है, बाल्यावस्था को एंजॉय करना चाहता है, युवावस्था को एंजॉय करना चाहता है, बुजुर्ग बुढ़ापे को भी एंजॉय करना चाहता है, उसे अपनी अग्नि बल की रक्षा करनी चाहिए, उसका अग्नि बल बहुत अच्छा रहना चाहिए। और क्या इतना मुश्किल काम है? बस जान लीजिए। लेकिन जैसे बाहर हम कभी बोन फायर करते हैं, कभी हवन करते हैं, कभी कोई तसले वगैरह में बर्तन में कहीं अग्नि जलाते हैं, लेकिन सबके बस का नहीं होता बहुत अच्छी अग्नि जलाना। एक व्यक्ति होता है वो फटाफट अग्नि लगाता है, गैप दे दे के हल्की हल्की लकड़ियां लगाता है, हल्की हल्की, लेकिन कैसी? सूखी सूखी, साफ साफ, गंदगी नहीं है उसमें। और देखो फिर उसके बाद कैसे सारा माहौल एकदम बढ़िया तपिश वाला, आपको आनंद देने वाला होता है। वो व्यक्ति हमें अपने स्वयं बनना है कि जो हम जाने कि लकड़ी भी कैसे लगानी है, गैप दे दे के, एयर के लिए जगह छोड़नी है। देखिए मैसेज पहला क्या आया कि अगर आप लकड़ी ऐसे लगाते हैं तो एयर की जगह, विदाउट एयर फायर नहीं जल सकती, नहीं प्रज्वलित हो सकती। लेकिन अगर आपने वो जो पेट हमारा है, जो बर्तन है जिसमें अग्नि जलनी है, उसे अगर आपने ऊपर तक भर दिया, एयर के लिए जगह नहीं छोड़ी, तो बताइए अग्नि कैसे प्रज्वलित होगी? फिर मैं कह रहा हूं, हम किसी की बख्शीश पे चल रहे हैं, हमारे कर्मों की वजह से नहीं चल रहे हैं। ये तो भगवान है जो हमें बस, हम किस एनी हाउ हम जी रहे हैं। 400 वर्ष की आयु को 60 साल कर दिया हमने, सोचे कितना कम कर दिया। 33% पासिंग मार्क्स होते हैं, मतलब 400 वर्ष अगर भगवान ने आयु दी तो 120-25 अगर जी जाते तब भी पासिंग मार्क्स आते। लेकिन हम तो ग्रेस से भी पास नहीं, हम 60-65 साल में टपक जा रहे हैं, क्योंकि हमें वो लकड़ियां लगाना ही नहीं आता, हमें पता ही नहीं कि हाँ एयर चाहिए होती है। और चरक संहिता में साफ साफ लिखा है कि अगर आप पेट की बात करें तो पेट को 4 हिस्सों में आपने बांटना है। 2 हिस्सा जो है वो सॉलिड के लिए, 1 हिस्सा लिक्विड के लिए, और 1 हिस्सा एयर के लिए छोड़ना है आपको। अब मुझसे आप पूछेंगे पहला क्वेश्चन, कैसे पता लगे भाई एयर के लिए जगह कैसे छोड़ेगी? मतलब कहने का मतलब यह है कि जब आपको ये लगे अभी आप थोड़ा और खा सकते हैं, तब आप उठ जाइए, आपने एयर के लिए जगह छोड़ दी।
जब खाना खाते समय आपको लगे कि अभी आप थोड़ा और खा सकते हैं, अगर आपने उस समय अपनी ये जो रसनेंद्रिय है इस पे आपने अपना नियंत्रण कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो समझिए कि आपने एयर के लिए जगह छोड़ दी, बड़ी शानदार अग्नि प्रज्वलित होगी। एयर है ना। लेकिन जब आप करके ऊपर तक बढ़ लेते हैं और फिर अगले दिन जो है सुबह या तो कॉन्स्टिपेशन होता है या वॉमिटिंग हो रही होती है, जो कि अक्सर हम लोग जब पार्टी से होके आते हैं, आपको जान के हैरानी होगी, हम तो चिकित्सक हैं, 50% लोग जो है किसी ना किसी तरह के इंडाइजेशन से पीड़ित होते हैं आफ्टर अटेंडिंग एनी मैरिज पार्टी और एनी पार्टी। क्या है भाई, सामने सामान खाने का आ गया तो सब खा डालोगे क्या? हमें सब बेसिक चीजें सीखनी है। आपको पेट के 2 भाग सॉलिड से भरने हैं, 1 भाग लिक्विड से भरना है, 1 भाग एयर के लिए छोड़ना है। अब आप पेट की क्षमता जानते हैं कितनी होती है? पेट की क्षमता होती है इन जनरल, अगर कोई बहुत बढ़िया आदमी है, बड़े शरीर का आदमी है, तो उसकी क्षमता 450 से 500 ग्राम होती है, पूरे पेट की क्षमता। इतना आप भर सकते हैं। आप अब यहां पे भी मैं बड़ा व्यवहारिक, देखिए हम लोग यहाँ पे जो है कोई ना आप ने एग्जाम देना है ना मैंने एग्जाम लेना है, हम यहाँ पे बैठे हैं कुछ बातचीत करने के लिए, और ऐसी बातचीत, ऐसे सरल शब्दों की बातचीत जो मैं समझा सकूं, आप समझ सकें और जीवन में उतार सकें। एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि अगर मैं अपना समय देकर आपको कुछ बताना चाह रहा हूं तो आपको बात समझ आनी चाहिए। मैंने कहा कि 450-500 ग्राम एक व्यक्ति की क्षमता होती है, तो कैसे आप किसी बढ़िया रेस्टोरेंट पे जाइए और वहां पे एक थाली का ऑर्डर कीजिए। आप जानते हैं जो वो डिलक्स थाली आप खाते हैं ना, जिसमें 2 चपाती भी आती है, चाहे वो चपाती तंदूरी चपाती हो, नान वटेवर, उसके साथ फिर आपको थोड़े से राइस भी होते हैं, 2 तरह की सब्जियां भी होती हैं, रायता भी होता है, एक गुलाब जामुन भी पड़ा होता है, थोड़ा सा सैलेड भी पड़ा होता है। वो सारे को अगर आप वेट करेंगे तो वो लगभग किसी अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में वो 450 ग्राम होती है। अब सोच लीजिए, हम में से जो पुरुष वर्ग होता है वो शायद उस थाली को खा ले, महिला तो उस थाली का आधा भी नहीं खा पाती। तो हमारी क्षमता 450 ग्राम की है। और देखिए कितना अच्छा है कि उस 450 ग्राम में हमने क्या इंश्योर करना है कि 300 ग्राम जो है वो लगभग सॉलिड हो, 150 ग्राम लिक्विड हो। उसको इंश्योर करने के लिए मैंने क्या बोला, उसको इंश्योर करने का भी तरीका बता दिया। आपने कहा एयर का तरीका क्या है, तो मैंने कहा जब आपको लगे कि आप थोड़ा और खा सकते हैं तो आप जो है उस समय उठ जाए, तो मतलब आपने एयर के लिए जगह छोड़ दी। अगर आपने ये लगभग 150 ml पानी इस समय मेरे सामने है, 150 ml। अगर आपने भोजन करते समय आफ्टर एवरी 2 बाइट्स, चाहे वो लंच कर रहे हैं चाहे वो आप डिनर कर रहे हैं, अगर आपने ये इतना गिलास पानी साथ में रख लिया, छोटा गिलास हल्का भरा हुआ, और आपने आफ्टर एवरी 2 बाइट्स एक सिप पानी का पिया, तो आपने जो 1 भाग जो पेट का पानी लिक्विड से भरना था वो भर दिया आपने। आप पानी साथ में पिएंगे, आप देखिएगा आपकी खुराक थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि इसको भी जगह चाहिए ना। सिप सिप करके जब इसको पिएंगे आफ्टर एवरी 2 बाइट्स, तो अगर आपको इन जनरल 3 रोटी में पेट भरता है तो 2 रोटी में भरना शुरू हो जाएगा। और अगले दिन आप देखिएगा अपने पेट की कंडीशन, अपने शरीर की कंडीशन, अपने शरीर के हल्केपन को महसूस कीजिएगा, काम करने के उत्साह को महसूस कीजिएगा। ये टॉनिक खाने से ताकत नहीं आती है, ताकत आती है भोजन को, सिंपल सरल भोजन को सही तरीके से खाने में। फोन उठाता हूं, देखता हूं कितने मेरे मित्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभी तक तो नीचे नजर नहीं डाली मैंने। जी नितिन नरूला जी, ये नर्व पेन के बारे में, नर्व पेन के बारे में पूछ रहे हैं। तो नितिन जी, नर्व पेन जो है उसका बहुत अच्छा इलाज आयुर्वेद में है। आपको इंग्लिश मेडिसिन तो खैर पेन किलर मिलती ही है, लेकिन आप आयुर्वेद में 2-3 मेडिसिन हैं, उनके नाम नोट कीजिए, उनके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। कूपी अश्व और एक रसादी कैप्सूल, उन लोगों को जिन लोगों को सो कोल्ड नर्व्स के पेन रहते हैं, चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे वो लंबेगो यानी कि लो बैकएक हो, चाहे उनको कहीं या शियाटिका जैसी कंडीशन हो, तो वहां पर कूपी अश्व, रसादी, अश्व गुगलू के कॉम्बिनेशन में हम देते हैं, और विश्वास कीजिए पेशेंट को तत्काल फायदा होता है। तो नर्व पेन में आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं। वी हैव वेरी पोटेंट गुड आयुर्वेदिक मेडिसिन। नितिन जी, मैं इस प्रोग्राम के बाद कुछ नंबर डालता हूं, वो नंबर जो है उन पे आप संपर्क करके
मैंने कूपी अश्व रसादी कितना लेना है, कैसे लेना है, वो सब आपको बता देंगे। तो आप उसका सेवन करेंगे, आपको किसी भी तरह के नर्व पेन में आराम पड़ेगा। संजय अरोड़ा साहब को मेरे नमस्ते। विजय बंसल जी, हर्निया की मेडिसिन, ठीक है, हर्निया, विजय बंसल जी एक आप कह सकते हैं कि सर्जिकल कंडीशन है। अब हर्निया भी बहुत तरह के होता है, किसी को इंगुइनल हर्निया होता है, किसी को अम्बिलिकल हर्निया होता है, किसी को हिएटस हर्निया होता है। तो अब यहाँ पे कौन सा हर्निया है वो भी मुझे जानना है, उसके बाद शायद मैं आपको स्पेसिफिकली बता पाऊंगा। तो लेकिन हर हर्निया में देखिए मजेदार बात, चाहे वो अम्बिलिकल हर्निया हो, चाहे हिएटस हर्निया हो, चाहे इंगुइनल हर्निया हो, हर हर्निया में पेट का सही रहना बहुत जरूरी है। हर हर्निया में आपका पेट साफ होना बहुत जरूरी है। आप हर्निया को 10, 20, 30 साल तक आप कैरी कर सकते हैं विदाउट सर्जरी, कंडीशन प्रोवाइडेड आपका पेट साफ हो। तो पेट साफ रखिए। अगर नहीं साफ है तो कॉन्स्टिपेशन के बारे में मैंने कल बड़ी चर्चा की थी, उसको वापिस से सुनिए। अपने वाटर इनटेक को ठीक कीजिए। हाँ, अभी मैं वाटर इनटेक के बारे में आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। थोड़ा सा और कुछ भाइयों मित्रों के नाम ले लूं, कौन कौन लोग जुड़े हैं उनको जरा एक बार प्रणाम मैं कर लूं। और ये कौन है जी? देवी सिंह ठाकुर। डॉक्टर साहब नमस्कार, मुझे एक वर्ष में 3 बार टाइफाइड, देखिए 3 बार टाइफाइड हुआ है तो आपको एक आयुर्वेदिक पुड़िया आती है हमारी, ज्वरारी योग करके नाम से आती है। आप उस पुड़िया को लीजिए, उस पुड़िया को खाने का तरीका समझ लीजिए आप लोग। जिस किसी को भी टाइफाइड बार बार आता है या आसपास किसी परिचित को टाइफाइड बार बार आता है, सुनते हैं भाई इसको फिर टाइफाइड हो गया, फिर टाइफाइड, तो उनको एक पुड़िया होती है जिसका नाम है ज्वरारी। उसको लेने का तरीका समझिए। आपने 8 दाने मुनक्का के लेने हैं। कितने दाने? 8 दाने। और उसको साफ ब्लेड से हम ऊपर से आधा काटेंगे। जैसे हम करेला हम भरते हैं ना, मसाला भरते हैं करेला में, तो ऐसे ही उस मुनक्का को भी आधा काटेंगे और किसी थाली में डाल करके उस पुड़िया को वहां पाउडर उसका खोल के डाल देंगे और एक एक चुटकी करके उस मुनक्का के एक तरह से 2 फाड़ करके, पूरा नहीं करना, फिर मैं कह रहा हूं आधा, जैसे करेला भरते हैं ऐसे उस पुड़िया से आप मुनक्का को भर दीजिए। और उसके बाद 1/4 चम्मच सौंठ का मतलब ड्राई जिंजर, अदरक, सूखी अदरक, सौंठ, वो लेकर के 1/4 चम्मच, 1 कप दूध, 1 कप पानी, ये डाल दीजिए। एक बढ़िया उबाल दे दीजिए। मतलब 2-3 मिनट में क्या होगा कि वो 2 कप का पुनः 1 कप रह जाएगा, पानी उड़ जाएगा, दूध रह जाएगा। वो दूध कैसा हो गया? सौंठ वाला दूध हो गया। वो जो मुनक्का आपने भरे हैं अपने उस ज्वरारी पुड़िया के दवा से, उसको आप तवे पे रख करके सेक लीजिए, पलटे से गर्म कर लीजिए। थोड़ा बहुत मुनक्का उससे निकलेगा, बाहर चिपक जाएगा, कोई बात नहीं। मुनक्का सब जो भी हो गया, उसमें बाहर भी कुछ दवा लगी रहेगी, अंदर तो दवा भरी है आपने। उठा के एक एक मुनक्का गरम गरम जो है वो आप चबा के खाइए और साथ में एक एक घुट दूध का लीजिए। ऐसा आपको मिनिमम 15 दिन करना है। और अगर 1 महीना कर लें तो आप विश्वास कीजिए, जो साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया होता है जो हमारी आंतों में घुस जाता है, और जानते हैं जब हम एंटीबायोटिक खाकर अपने टाइफाइड को सप्रेस करते हैं तो ये बैक्टीरिया पूरा नहीं मरता, ये इंटेस्टाइन में डीप चला जाता है और वहां जाके फिर ये अपनी कॉलोनी बढ़ाता है, अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। और जब इनकी जनसंख्या अच्छी खासी हो जाती है फिर से आपको टाइफाइड हो जाता है। फिर आप एंटीबायोटिक लेते हो लेकिन फिर वो 100% क्लियर नहीं हो पाता, फिर वो 10% आंतों की दीवार में चला जाता है। इसलिए टाइफाइड फीवर को एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। आंतरिक ज्वर मतलब आंतों में होने वाला, आंतरिक मीन्स इंटरनल नहीं, आंतों में होने वाला ज्वर एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। तो आप ज्वरारी पुड़िया लीजिए और ज्वरारी पुड़िया आपको हमेशा के लिए टाइफाइड से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। अच्छा जी, अभी अजय यादव जी, फैटी लिवर ग्रेड 1 और जॉन्डिस का इलाज। फैटी लिवर का इलाज बिल्कुल बढ़िया है। कहीं से भी अगर आप चाहते हैं कि ग्रेड 1 है, किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से आरोग्य वर्धनी वटी लीजिए। 2 गोली दिन में 2 बार खाइए, 3 महीने खाइए। मुझे ऐसा लगता है एकमात्र गोली से आपका फैटी लिवर ठीक हो जाएगा, आरोग्य वर्धनी वटी। धीरज जुनेजा जी क्या कहते हैं आईबीएस पेशेंट की वीकनेस के लिए? देखिए धीरज जुनेजा जी, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बहुत बड़ी समस्या आज के टाइम पे हर दूसरा व्यक्ति उससे ग्रसित मिल रहा है। तो आईबीएस में क्या होता है कि व्यक्ति को
अनेकों बार मल त्याग करने की इच्छा होती है। मल बंधा हुआ ना आके चिकना चिकना पतला आता है। खाना खाने के बाद अक्सर प्रेशर बन जाता है। और पेशेंट की दिक्कत यह है कि उसे लगता तो यह है कि अर्जेंसी है, भाग के जाऊं, लेकिन जब वहां जाता है तो वहां पे मल आता नहीं है, उसको स्टूल पास नहीं होता, उसको पेट साफ नहीं होता, और साथ में आदमी कमजोर होता चला जाता है। और आईबीएस जो है, ये इसकी बहुत बेकार बात यह है कि केवल शरीर को प्रताड़ित नहीं करती बल्कि मन को भी खिन्न कर देती है। फिजिकल नहीं है, मेंटल भी है। तो इसलिए आईबीएस से पीड़ित व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, बहुत खिन्न, बहुत ज्यादा उदास, वजन लगातार कम होता चला जाता है, कमजोर हो जाता है। नौकरी छोड़ के लोग घर बैठ जाते हैं, दिन में वो अपना 6 बार 7 बार 8 बार तक फ्रेश होने के लिए जाते हैं। लेकिन हाँ, आईबीएस का एक वेरिएंट है जिसमें आदमी एक बार भी नहीं जाता, एक एक दिन छोड़ के जाता है, वो भी आईबीएस है। लेकिन इन जनरल आईबीएस डी यानी कि आईबीएस जिसमें बार बार जाने की प्रवृत्ति होती है वो ज्यादा मिलता है, आईबीएस सी कम मिलता है, लेकिन दोनों मिलते हैं। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप कहें कि डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि आईबीएस में आदमी अनेकों बार जाता है, 4 बार 6 बार 8 बार जाता है, मैं तो एक बार जाता हूं तो आईबीएस मुझे नहीं है। नहीं, आपको आईबीएस सी हो सकता है जिसमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। जब कभी भी पेट की बीमारी लंबी चल जाए और पेट के साथ साथ दिमाग को भी इन्वॉल्व कर ले, आपका वजन कम होना शुरू हो जाए, आपको उदासी रहे, आप चिड़चिड़े हो जाएं, आपकी नींद उड़ जाए, आपका काम करने का मन ना करे, तो उसी को हम आईबीएस बोल देते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीडी, इरिटेबल बाउल डिजीज। और ये एक ऐसी बीमारी जो मैं कहता हूं संग्रहणी, कि जान नहीं लेती लेकिन जीने भी नहीं देती। इस बीमारी से बचने के लिए भी आपको एकमात्र अगर कोई विज्ञान राहत दे सकता है तो वह है आयुर्वेद का विज्ञान। और विश्वास कीजिए, आईबीएस या संग्रहणी का पेशेंट अगर पेशेंस के साथ, फिर से सुनिए, पेशेंट अगर पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़ जाए तो अपनी इस 25 साल की प्रैक्टिस में मैंने शायद कोई नजर बट्टू की तरह 1-2 पेशेंट अगर गए होंगे, नाराज हो गए कि हम ठीक नहीं हुए, तो बात हो रहा है। अदरवाइज 100 में से 100 पेशेंट आईबीएस को हम राहत दे पाते हैं। किसी की बीमारी 3 महीने में ठीक होती है, तो किसी की 6 महीने में, किसी की साल में, किसी की 2 साल में। लेकिन ये जान लीजिए कि ऑलमोस्ट आफ्टर 1 मंथ ईमानदारी से 100 के 100% पेशेंट ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई तो खानी पड़ रही, लेकिन अब हम काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अब हमारा मन टिक गया। अब वो जो घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, चिड़चिड़ापन होता था, वो नहीं। अब जो डर होता था कि जा रहे हैं किसी पार्टी में और पहले सबसे पहले टॉयलेट देखते थे कि कहाँ टॉयलेट के लिए जाना पड़ेगा, जा रहे हैं फ्लाइट पकड़नी है सुबह 7 बजे की, तो 3 बजे से उठ के बार बार शौचालय 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 कि मैं वहां जाऊं, वहां पे कहीं मेरे को प्लेन में ना जाना पड़ जाए। कुछ खाते नहीं है, इतना डर बैठ जाता है। ट्रैवल करना छोड़ देते हैं। पहले ट्रैवलिंग करते हैं ये सोच के कि अगर कहीं रुकना पड़े तो सबसे पहले उनको शौचालय। ऐसे व्यक्ति को आप जैसे ही कहीं आपको मौका मिला देखेंगे आप शौचालय की तरफ भागते हैं। ये होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस। तो इसका भी आयुर्वेद में इलाज है और सफल इलाज है। मैं हमेशा संदीपन कैप्सूल बोलता हूं, केवल एकमात्र संदीपन कैप्सूल ही 2-2 कैप्सूल दिन में 3 बार खाइए, देखिए आपका 50% आईबीएस तो वहीं पहले 15 दिन में कंट्रोल हो जाएगा। संदीपन कैप्सूल। लेकिन संदीपन के साथ हम सुप्रज्ञा जोड़ते हैं, क्योंकि संग्रहणी जब सेटल हो जाता है तो इट बिकम्स ए साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम। ये एक साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम की तरह का रूप ले लेती है। तो सुप्रज्ञा अर्क जो आपके माइंड को रिलैक्स करता है, और साथ में संदीपन कैप्सूल, 2-2 कैप्सूल ये आप लीजिए और आपको संग्रहणी के बारे में फिर बात करेंगे। जरा देखते हैं और कौन कौन मित्र हमारे जो है जुड़े हैं। एक बार अच्छा लगता है देखने में। प्रतीक, साई दत्त, विकास कुमार, और देखिए सब। विकास जी, मैं कोशिश करूंगा, देखिए अभी थोड़ा 2-3 दिन कुछ वक्त है, तो कल 9:30 बजे फिर मैं वेट करूंगा और यही चर्चा हम लोग करेंगे। पेट की बात करेंगे, छोटी छोटी बातें करेंगे। आप 9:30 बजे खाना वाना खा के बैठेगा आधा घंटा हमारे साथ और हम यही बात करेंगे। और देखिए आपको बेसिक कंसेप्ट अगर हमने बता दिया, उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, सब आप अपने से कर लेंगे। रमा तिवारी जी को नमस्ते, और जी नितिन नरुला जी को नमस्ते, गुलशन मदान जी को नमस्ते, वर्मा जी, और जी नीलम भाटिया ये हमारी परिचित है भाई, समाज सेवी हैं, बहुत अच्छा काम करती है। शिखर ग्रोवर नांगिया जी को भी नमस्ते। और आज इसी नोट पे
मैं इस वादे के साथ कि कल 9:30 बजे पुनः आपसे मिलूंगा। मैं आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार।